चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम करने वाले हैं अपने क्लास 8 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिससे क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको 2 से 3 नंबर अपने पक्के करने हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है क्रॉप मैनेजमेंट वाला। उससे आपको क्रॉप से अगर क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन आता है कि खरीफ क्रॉप है और रबी क्रॉप कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहली बात होती है कि अगर खरीफ है तो मतलब खा पहले आएगा और राबी है तो रा बाद में आएगा। तो जो खा वाली क्रॉप है वो पहले आएगी और रा वाली जो है बाद में आएगी, क्योंकि आप देख भी सकते हैं खा पहले आता है और रा बाद में आता है। तो खरीफ वाली क्रॉप जो है वो कब बोई जाती है, ये जून के आसपास बोई जाती है और सितंबर में काट ली जाती है। मतलब इसका जो टेन्योर होता है वो जून से लेके आपका सितंबर तक देखने को मिलता है। दूसरी बात आ जाती है, इसको और कौन से क्रॉप के नाम से जाना जाता है, इसको रेनी सीजन क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पहले ये याद रखने हैं इसमें कि ये रेनी सीजन वाली क्रॉप हो गई। दूसरी बात, ये क्रॉप जो होती है वो जून से सितंबर तक के बीच की क्रॉप होती है, जून में बोई जाती है और सितंबर में काटी जाती है। अब आपके बाद इसमें राबी क्रॉप के बारे में आपको देखना है। अब राबी क्रॉप जो है वो अक्टूबर के नवंबर के आसपास बोई जाती है और उधर फरवरी मार्च के आसपास इसको काट लिया जाता है। तो अब इस क्रॉप का नाम क्या होगा, दूसरा नाम राबी क्रॉप का, इसको बोलेंगे विंटर क्रॉप। ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है वो पूछा जाता है कि इस क्रॉप्स के नाम, आपको कोई 4 नाम दे दिए जाएंगे, उसमें से बोला जाएगा कि राबी क्रॉप या खरीफ क्रॉप को आपको छांटना है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, आप इसको याद रखेंगे निमोनिक्स के फॉर्म में। तो आपका जो खरीफ वाला है तो खरीफ का निमोनिक्स हो जाएगा SRM PG और मिस्टर MR JC। ठीक है, अब एस से क्या हो गया, एक एक करके अच्छे से इसको हम से देखते जाएंगे कि एस क्या हो गया। एस हो गया आपका सोयाबीन, मैं लिखती जाती हूँ उसको। तो एस हो गया आपका सोयाबीन, इसको याद रखिएगा। SRM PG मिस्टर JC। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि SRM है क्या। जैसे श्री राम मूर्ति यूनिवर्सिटी होती है, श्री राम मूर्ति यूनिवर्सिटी, तो श्री राम मूर्ति यूनिवर्सिटी में क्या करने गए, PG करने गए। PG करने कौन गया है, PG करने गए हैं आपके मिस्टर JC। तो मिस्टर JC कौन है, कोई भी होंगे XYZ। मिस्टर JC SRM यूनिवर्सिटी गए PG करने। ये आपका एक निमोनिक्स मैंने बनाया है, किसको याद रखने के लिए, आपका खरीफ क्रॉप को याद रखने के लिए। ठीक है, ये हंसने वाली बात है, सही बात है। तो एस से क्या हो जाएगा, एक एक करके मैं आपको लिखती जाती हूँ। तो एस से हो जाएगा सोयाबीन, आर से हो जाएगा रागी, एम से हो जाएगा मिलेट, पी से हो जाएगा पल्सेस, सारे तरह की पल्सेस आ जाएंगी इसमें। जी से हो जाएगा ग्राउंडनट, फिर हमारा क्या बना, एम बचा, एम से हो जाएगा मेज। आर से क्या हो जाएगा, आर से हो जाएगा राइस। जे से हो जाएगा जवार और सी से हो जाएगा आपका कॉटन। तो आइए वापस से देख लेते हैं क्या मैंने बोला कि जो राबी क्रॉप्स होती हैं, रिवाइज करते हैं फटाफट। राबी क्रॉप्स आपकी ग्रो कब होती हैं, ये आपकी जून से लेके सितंबर तक का इसका टेन्योर होता है। सॉरी, खरीफ की बात कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी। खरीफ खा पहले आया, तो खा जून से सितंबर तक का इसका टेन्योर होता है। दूसरी बात होती है, इसको दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है, तो इसको रेनी सीजन के क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको क्रॉप्स के नेम याद रखने हैं। आप क्या याद रखेंगे, SRM PG मतलब श्री राम मूर्ति कॉलेज है, श्री राम मूर्ति कॉलेज। ठीक है, बरेली में है, लखनऊ में है, तो श्री राम मूर्ति PG कॉलेज, और इसमें कौन पढ़ रहा है, मिस्टर JC। तो एस से हो गया सोयाबीन, आर से हो गया रागी, एम से हो गया मिलेट, पी से हो गया पल्सेस, जी से हो गया ग्राउंडनट, एम से हो गया फिर मेज, आर से हो गया राइस, जे से हो गया जवार, सी से हो गया कॉटन। और एक और जो वर्ड है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये वर्ड है पैडी, कि पैडी कौन सी क्रॉप होती है। तो पैडी आपकी कौन सी क्रॉप हो जाती है, पैडी भी आपकी खरीफ क्रॉप है। ठीक है, पैडी क्यों खरीफ क्रॉप है, क्योंकि इसको पानी की बहुत आवश्यकता होती है और पानी हमें कब मिलेगा ज़्यादा, जब बारिश होगी। तो पैडी कौन सी क्रॉप हो गई, पैडी भी हमारी खरीफ क्रॉप के अंदर आ गई। आई होप आपको खरीफ क्रॉप अब याद हो गई होंगी। कैसे हमने याद किया, SRM यूनिवर्सिटी, इसमें करने गए कौन, PG, मिस्टर JC। मिस्टर JC PG करने गए SRM यूनिवर्सिटी में। एस से हो गया सोयाबीन, आर से हो गया रागी, एम से हो गया मिलेट, पी से हो गया पल्सेस, जी से हो गया ग्राउंडनट, एम से हो गया मेज, आर से हो गया राइस, जे से हो गया ज्वार, सी से हो गया कॉटन। ठीक है, और साथ ही साथ पैडी।
आई होप मैं आपकी बातों में क्लियर हो पाई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अपनी। नेक्स्ट हमारी जो क्रॉप आ जाती है वो आती है राबी क्रॉप। तो राबी क्रॉप में क्या हो जाएगा, रबी क्रॉप आपकी अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक की क्रॉप है, मतलब ये अक्टूबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में आकर इसको काट लिया जाता है। ठीक है, इसकी कटिंग हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है। अब इसको विंटर क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। आपको क्या याद रखना है, इसको विंटर क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट इसका जो याद रखना है, बाउल, BOWL, बाउल। और बाउल में कौन खा रहा है, टॉम। ठीक है, बाउल में कौन खा रहा है, टॉम, BOWL एंड टॉम। अभी तक क्या था, हमने क्या बोला था, SRM यूनिवर्सिटी में PG करने गए, कौन गए, मिस्टर JC। अब हम बात कर रहे हैं बाउल। बाउल में कौन खाना खा रहा है, टॉम, मिस्टर टॉम। ठीक है, तो B से क्या हो जाएगा, B से हो जाएगा बार्ले। O से क्या हो जाएगा, ओट्स। W से क्या हो जाएगा, वीट। L से हो जाएगा लिनसीड। ठीक है, फिर T से क्या हो जाएगा, टोमेटो। अब टोमेटो है तो टोमेटो टोमेटो और पोटैटो, आपका राइमिंग हो गया, पोटैटो। ठीक है, O से क्या हो जाएगा, ओट्स, मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, दो बार हो गया। और M से बचा हमारा मस्टर्ड। ठीक है, तो अब आपकी कितनी हो गई इसमें, बाउल, टॉम। बाउल में खाना कौन खा रहा है, टॉम, मिस्टर टॉम खा रहे हैं खाना बाउल में। पहले मिस्टर JC थे, वो पढ़ाई कर रहे थे किसमें, SRM यूनिवर्सिटी से PG कर रहे थे। अब बाउल में खाना कौन खा रहा है, टॉम। B से हो गया बार्ले, O से हो गया ओट्स, W से हो गया वीट, L से हो गया लिनसीड और T से हो गया टोमेटो, टोमेटो का राइमिंग वर्ड पोटैटो, साथ ही साथ M से हो गया मस्टर्ड। ये क्रॉप्स आपको याद रखने का ये तरीका मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके सामने लाया। आई होप मैं आपकी बातों पे क्लियर हुई होंगी और अब आपको क्रॉप्स में कभी भी गलती नहीं होगी। चलिए अब बात आ जाती है नेक्स्ट चीज़ की हमारी, जो नेक्स्ट चीज़ एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पहली तो बात है उसमें पूछा जाता है क्या क्या चीज़ें, उसमें पूछी जाती हैं कुछ माइक्रोब्स के नाम और उससे होने वाली डिजीजेस, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। आज हम करने वाले हैं इससे कि जैसे कि जो आपको डिस्कवरर के नाम पूछे जाते हैं, तो डिस्कवरर के नाम के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले आया फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर किया था, फर्मेंटेशन डिस्कवर किया था लुईस पाश्चर ने। ये नाम याद रखेंगे क्योंकि ये जो नेम्स हैं डिस्कवरर के, ये नेम्स आपको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछ लेते हैं, आपको मैच करना होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ध्यान से। फर्मेंटेशन किसने विधि दी थी, लुईस पाश्चर ने। फिर बात आती है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है और ये पेनिसिलिन जो था फर्स्ट हमारी एंटीबायोटिक थी और डिस्कवर किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, आपको याद है। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, फिर बात आती है स्मॉल पॉक्स की। तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किसने किया था, इसको डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, अब बात आ जाती है पास्चुराइजेशन की। तो पास्चुराइजेशन एक ऐसी विधि होती है जिसमें जो क्या है, मिल्क का पास्चुराइजेशन करते हैं। तो इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको डिस्कवर किया था आपके सेम लुईस पाश्चर ने। ठीक है, तो अब आपको ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं और अगर आपको स्लो लग रहा हो तो आप 2x पे देख लिया करिए, पर देख जरूर लिया करिए क्योंकि ये वीडियोस आपके बहुत हेल्प आएंगे, आपको एग्जाम में याद आएंगी चीज़ें। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन की विधि किसने दी थी, फर्मेंटेशन की विधि दी थी लुईस पाश्चर ने। फिर पेनिसिलिन था एंटीबायोटिक, इसकी विधि किसने बताई थी, इसकी प्रोसेस किसने बताया था, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा दिया गया था। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी, एडवर्ड जेनर ने दी थी, बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। पास्चुराइजेशन का जो मिल्क का प्रोसेस है वो किसने किया था, लुईस पाश्चर ने। एक और पॉइंट आप पास्चुराइजेशन में याद रखिए कि पास्चुराइजेशन मिल्क का तो होता ही होता है। अब बात आती है ये कितने डिग्री टेम्परेचर पे होता है, तो आप इसको याद रखेंगे 70 डिग्री सेल्सियस 15 से 20 सेकेंड तक क्या है, जल्दी इतना तेज़ी से इसको हीट करा जाता है और फिर सडन कूल कर दिया जाता है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, शाहरुख खान की मूवी आई थी ना चक दे इंडिया, उसमें कहा था बस तुम्हारे पास ये 70 मिनट है, इस 70 मिनट के बाद तुम अपने जीवन में कुछ भी करो। तो वही हमको 70 मिनट से 70 डिग्री याद रखना है और उनके पास 15 से 20 मिनट थे, 15 से 20 जो भी टाइम था उनका, हमें क्या याद रखना है, 15 से 20 सेकेंड। ठीक है, तो 70 मिनट से 70 डिग्री और 15 से 20 सेकेंड से आपको इसका टाइम और जो है इसका
आपका सेल्सियस डिग्री जो है वो याद रखनी है, ठीक है। सडन हीट करते हैं और सडन कूल कर देते हैं, इससे क्या है पास्चराइजेशन हो जाता है, बैक्टीरियाज मर जाते हैं और जो दूध है वो पास्चराइज हो जाता है, मीन वो प्रिजर्व हो जाता है। नेक्स्ट बात आ जाती है, नेक्स्ट आता है कॉमन प्रिजर्वेटिव। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है कि कॉमन प्रिजर्वेटिव कौन कौन से होते हैं। तो आपको सॉल्ट, शुगर, ये तो आपको पता ही है, सॉल्ट होता है, शुगर होता है, ऑयल होता है। पर दो वर्ड्स जो है बार बार रिपीट होते हैं, वो दो वर्ड्स जो रिपीटेड हैं वो हैं आपके, एक तो है सोडियम बेंजोएट और दूसरा वर्ड है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, तो ये दो जो प्रिजर्वेटिव हैं इसके नाम बहुत बार पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुए हैं। क्या कॉमन प्रिजर्वेटिव में पूछेंगे सॉल्ट, ऑयल? वो नहीं पूछते। पूछते क्या है, कौन से ऐसे प्रिजर्वेटिव हैं जो हम ऐड करते हैं? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, SB और SMBS। ठीक है, कैसे भी याद रखेंगे, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ हमारे जो फाइबर टू फैब्रिक्स वाले चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि बार बार पूछी जाती हैं, जैसे कि आपका रेयॉन हो गया। ठीक है, कि रेयॉन जो है वो किसको रिजेंबल करता है, फिर नायलॉन ये कहाँ से आता है, फिर आता है एक्रिलिक। तो ये 3 पॉइंट्स तो बार बार पूछते ही पूछते हैं। तो सबसे पहली बात है, अगर मैं बात करूं कि रेयॉन की, तो रेयॉन क्या है, रेयॉन किसकी तरह रिजेंबल करता है? रेयॉन रिजेंबल करता है सिल्क की तरह। ठीक है, सिल्क, क्योंकि सिल्क बहुत महंगा होता है तो उसके लिए आर्टिफिशियल सिल्क बनाया गया, तो आर्टिफिशियल सिल्क कौन हो जाएगा आपका? रेयॉन। ठीक है, अब इसके बाद इसकी बात आती है कि ये कहाँ से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, कैसे ये बनता है? तो ये बनता है वुड पल्प के द्वारा। ठीक है, वुड पल्प क्या है, एक तरह से नेचुरल सोर्स हो गया, जिस नेचुरल सोर्स से क्या हो गया, ये बना जाता है। मतलब ये मैन मेड फाइबर है, फर्स्ट मैन मेड फाइबर है। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है कि इट रिजेंबल्स द सिल्क, मतलब ये हो गया क्या, आर्टिफिशियल सिल्क। तीसरी बात आपको याद क्या रखनी है कि आपको याद रखनी है कि रेयॉन जो है वो बनता कैसे है, नेचुरल प्रक्रिया, नेचुरल जो प्रोडक्ट है जो है वो उसको बोलते हैं वुड पल्प, उसके द्वारा ये बना हुआ क्या है, रेयॉन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका नायलॉन। तो नायलॉन क्या होता है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, इवन KVS में क्वेश्चन आया है कि उनको एक स्टेटमेंट दे दी कि पैराशूट है, उसे पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वो पैराशूट अब लास्ट में दिख दिया कि दिस पैराशूट इज़ मेड अप ऑफ विच मटेरियल। तो उसमें आपको रेयॉन दे दिया, सिल्क दे दिया, फिर पॉलिएस्टर दे दिया, एक्रेलिक दे दिया और नायलॉन दे दिया। तो आपको टिक लगाना था उसमें नायलॉन। तो ये नायलॉन का आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि नायलॉन से आपका पैराशूट बनता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ पूछी जाती है इसमें कि ये क्या है, ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, फुल्ली सिंथेटिक मैन मेड फाइबर। ठीक, फुल्ली सिंथेटिक मैन मेड फाइबर आपसे पूछेंगे तो आप टिक लगा देंगे नायलॉन के ऊपर। ध्यान से सुनते जाइए, आपको स्लो लगे तो आप 2x पे ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात आती है कि ये बनता कैसे है। ये बनता है कोल, वाटर और एयर की मदद लेके। ठीक है, किससे बनता है, कोल, वाटर और एयर। क्या, कोल, वाटर और एयर। ठीक है, WAC या CAW, कॉ। कैसे भी याद रखेंगे, हमको याद रखने से मतलब है कोल, एयर और वाटर से मिलके क्या बनता है, हेल्प से नायलॉन बनता है और इससे पैराशूट को बनाने में मदद मिलती है। साथ ही साथ ये क्या हो गया, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आपकी, नेक्स्ट आते हैं कुछ ऐसे प्लास्टिक्स, जैसे कि एक है हमारा थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक मतलब ये प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं आप, रीमोल्ड कर सकते हैं। मतलब वापस अगर एक बार बन गया तो आप इसको रीमोल्ड कर सकते हैं, वापस से पिघला के एक नई शेप दे सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, तो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं दो। एक हो गया आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC और दूसरा हो जाएगा आपका पॉलीथीन। ठीक है, और नेक्स्ट आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो मैंने इसको ऐसे याद कराया था अपने बच्चों को कि जिसकी सेटिंग हो चुकी है, जिसकी शादी हो चुकी है, अब वो गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। मीन्स अब ऐसी प्लास्टिक्स हैं जो अब एक बार बन गई, अब वो रीमोल्ड नहीं हो सकती, उनको वैसा का वैसे ही लाइफ लॉन्ग रहना पड़ेगा। तो ये कौन सी हो जाएंगी, ये थर्मोसेटिंग्स हो जाएंगी, ये कांट बी रीमोल्डेड। पहली पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, इसका एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ जाता है इसका, आपको याद रखने हैं दो एग्जाम्पल। एक तो है इसका बेकेलाइट और दूसरा है इसका एग्जाम्पल मेलामाइन।
ये 2 एग्जाम्पल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए हैं। तो बेकेलाइट का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल स्विचेस हो जाएंगे, आपके पैन का पीछे का जो हैंडल हो जाएगा वो बेकेलाइट का बना होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है मेलामाइन। तो मेलामाइन जहाँ पे बात आएगी आपको आग याद आ जानी चाहिए, क्या, एकदम फायर, हीट, आग। तो जो भी चीज़ों में आग से बचना है वहाँ पे क्या लगा देना है, मेलामाइन लगा देना है। जैसे कि आपके फ्लोर के टाइल्स हो गए, फिर ऐसे कपड़े जो जब फायर लग जाती है तो फायर वाले जो लोग ऊपर से सब सूट पहन के जाते हैं वो मेलामाइन का बना होता है। तो ठीक है, तो मेलामाइन मतलब फायर वाली, और बेकेलाइट मतलब स्विचेस, इलेक्ट्रिकल स्विचेस और पैन के पीछे का हैंडल, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आ जाती है आपके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। एक तो पहला है कोल और दूसरा है आपका पेट्रोलियम। इससे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट के। तो मैं सारे क्वेश्चंस ऐसे बता रही हूँ इसमें से कि इसमें से आपके 3 से 4 नंबर अगर आ गया ये तो यही आएगा, और 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात होती है कोल। तो कोल कैसे बनता है, तो कोई भी फॉरेस्ट, कोई भी अगर जंगल है, बहुत बड़ा विशाल जंगल है, कुछ सुनामी आई, फ्लड आया, कुछ भी आया, मतलब कुछ भी ऐसी आपदा हुई जिससे क्या है लैंडस्लाइड हो गई, तो उस लैंडस्लाइड होने से क्या हो जाएगा, सारा कुछ उसमें दब जाएगा, वो फॉरेस्ट उसमें धीरे धीरे दब जाएगा। और वो 1 साल में तो होता नहीं है, तो बहुत सारा समय, ओवर द ईयर्स, मतलब 300 ईयर्स, 400 ईयर्स, बहुत समय लगता है उसमें। तब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फॉरेस्ट क्या हो गया, दब गया। अब फॉरेस्ट के दबने से क्या हो जाएगा, उसके ऊपर लेयर्स इकट्ठी हो जाएगी, वो मलबे की लेयर इकट्ठी होती चली जाएगी। तो बहुत समय तक जब ऐसा होता रहेगा, बहुत समय मतलब बहुत ईयर्स तक ऐसा होता रहेगा। और उसमें कंडीशंस 2 आपको याद रखनी है, यही कंडीशंस एग्जाम में पूछा जाता है कि अब ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा और हाई टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। 2 कंडीशन, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर। इस पर क्या हो जाएगा, ओवर द ईयर्स, बहुत समय के बाद क्या बन जाएगा, आपका कोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, कार्बोनाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। अब इसके बाद जब कोल की प्रोसेसिंग होती है, कोल की प्रक्रिया की प्रोसेसिंग होती है, तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो कोल की प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट्स आपके हो जाएंगे कोक, कोल तार और कोल गैस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 1, 2 और 3। ये याद रखना है, कोक, कोल तार और कोल गैस, कोल तार और कोल गैस, ठीक है। ये बात आपको हो गई होगी क्लियर। नेक्स्ट बात आती है आपकी पेट्रोलियम की। अब बना कोक के, कोल कैसे बना था हमारा, फॉरेस्ट को क्या है, जब उसके ऊपर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और ओवर द ईयर्स से क्या बन गया, कोल बन गया। पेट्रोलियम में क्या हो जाएगा, जो समुद्र के अंदर की बात होती है, मतलब ये क्या हो गया, सी के अंदर का प्रक्रिया हो गई। सी के अंदर जो डेड रिमेन्स हो गए, किसके, कोई जीव जंतु मरे, कुछ प्लांट्स क्या है वो मर गए। तो उससे क्या होता है, जब वहाँ पे भी कुछ आपदा आती है या एकदम से ऐसा कुछ होता है, तो कुछ होना मतलब कुछ ऐसा डिग्रेडेशन होना, जिससे क्या है उस जगह का पूरा एरिया क्या है ख़राब हो जाता है, उस पर और सारी चीज़ें इकट्ठी होने लगती हैं, सब डेड बॉडीज़ जो है वो अंदर दबने लगती हैं। तो उसमें क्या होगा, सी के अंदर जब हाई प्रेशर, और ये भी ओवर द ईयर्स की बात है, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, प्लस एक और इसमें कंडीशन ऐड हो जाती है, क्या इसमें याद रखेंगे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी में ये सारी चीज़ें होती हैं, और क्या बन जाता है, हमारा पेट्रोलियम बन जाता है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, क्या सी के अंदर हो रही है प्रक्रिया, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, और साथ ही साथ क्या बन जा रहा है, पेट्रोलियम इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब बात आती है कि जो पेट्रोलियम है ये किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन सीटेट का, फिर से क्या है मिक्सचर ये, तो ये इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, अब क्या क्या है, पेट्रोलियम किसका मिक्सचर है, पेट्रोलियम गैस का, ठीक है, पेट्रोल का, डीजल का, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का, फिर पैराफिन वैक्स का। इसको याद रखेंगे, पेट्रोलियम गैस, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, पेट्रोल एंड डीजल, इस सब से मिलके क्या बना है आपका पेट्रोलियम बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने कवर किए हैं आज। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, और ऐसे ही मैं अभी टॉपिक्स भी लेती चलूँगी, और साथ ही साथ चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं पीटीबीटी पे, सारी चीज़ें अब आपकी बैक टू बैक स्टार्ट होती चली जाएंगी। अब सैटरडे को भी आपकी क्लास आएगी, अभी तक हमारी क्लास सिर्फ मंडे टू फ्राइडे आती थी, अब आपकी क्लास मंडे टू सैटरडे आएगी,
पूरे जब तक कि सीटेट आपका नहीं हो रहा है। साथ ही साथ रोज़ सुबह 10 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, तो ये 10 का डोज लेना मत भूलिएगा। इस 10 के डोज को लेते रहिए एग्ज़ाम तक। आपकी प्रिपरेशन पूरी, अगर आपने अभी भी नहीं करी है साइंस की तैयारी, तो अभी भी मैं आपकी तैयारी 15 से 20 दिन के अंदर करा दूंगी। बस बिलीव करना आपका काम है, तैयारी कराना मेरा काम है। चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अगर थोड़ा स्लो लग रहा है तो उसे 2x पे देखिए, पर आप देखिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।